अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी काल्मों की अक़साम को देखेंगे और इनकी मदद से यानी इन को देखने के बाद, इनको समझने के बाद हम अपनी डेफिनेशन को भी जान सकेंगे, डेफिनेशंस भी कर सकेंगे और अपनी एक्सरसाइज जो 1.2 है ना, उसको भी ये सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हमारा जो मैट्रिक है, जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है, जिसको उर्दू के अंदर कतारी कालब कहते हैं और इंग्लिश के अंदर जो है वो रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि मैट्रिक्स बेसिकली जो है कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ रियल नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, अदाद हो सकते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। उनको जो है वो एक रेक्टेंगुलर अरे में एक खास तरतीब के साथ एक ब्रैकेट के अंदर, और वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना जो है ना वो मैट्रिक्स कहलाता है। ये हम पढ़ा था हमने पहले। फिर हमने कहा था कि मैट्रिक्स के अंदर जो है ना दो तरह की लाइनें हैं, एक उफ़क़ी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हमने रो का नाम दिया था, कतार का नाम दिया था, और एक वर्टिकल लाइन है, अमूदी लाइन है, जिसको हमने कॉलम का नाम दिया था। तो उसी से मुतल्लिका कुछ आगे डेफिनेशंस हैं। तो पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है रो मैट्रिक्स यानी कतारी कालब। तो स्टूडेंट ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कतार हो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जो है वो कतारी कालब कहलाता है जिसके अंदर सिर्फ एक कतार हो, यानी ओनली वन रो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं, इसका नाम हमने देखा था हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ मैं लिख दूं 2 और 3। तो ये हमारे पास एक ऐसा कालब है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कतार है, यानी ऐसा कालब कतारी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। आगे उसकी एग्जांपल आ गई। इसके बाद चलते हैं जी कालमी कालब की तरफ, जिसे इंग्लिश के अंदर कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसा इसका नाम है कतारी, तो हमने कहा एक कतार वाला। जैसे इसका नाम है रो, तो हमने कहा वन रो। तो इसका नाम है कालमी, तो सेम एज इट इज ऐसा कालब कालमी कालब कहलाता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कालम हो। A matrix is called column if it has only one column। अब इसकी आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से इसको जाहिर हमने करना है। तो यहाँ हम लिख दें 3 और इधर हम लिख दें 4। तो ये हमारे पास कालमी कालब कहलाएगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही कालम होता है। इसके बाद चलते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ, यानी मुरब्बी कालब की तरफ। तो ऐसा कालब मुरब्बी कालब कहलाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज यानी कतारों की जो तादाद है वो बराबर होनी चाहिए कालमों की तादाद के। यानी ऐसा कालब मुरब्बी कालब कहलाता है जिसमें कतारों की तादाद बराबर होती है कालमों की तादाद के। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी m जो है वो नंबर ऑफ रोज को जाहिर करता है, n जो है समाल वो नंबर ऑफ कॉलम्स को जाहिर करता है। यानी m जो है वो इक्वल होना चाहिए n के। तो ऐसा कालब जो है वो मुरब्बी कालब कहलाता है। अब इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पे एक कालब लिख लेते हैं ऐसा जिसके अंदर कतारें और कालम आपस में बराबर होने चाहिए। 1 2 3, यहाँ हम लिख लें 4। तो ये ऐसा कालब है जिसमें 2 ही कतारें हैं और 2 ही जो है वो कालम है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अगली डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश के अंदर रेक्टेंगुलर और उर्दू के अंदर कहते हैं मुस्ततीली कालब। तो ये ऐसा कालब होता है जिसके अंदर कतारों की जो तादाद है वो इक्वल नहीं होती कालमों के, यानी नंबर ऑफ जो रोज होती हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, यानी m जो है वो n के इक्वल ना हो। तो इसकी यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं।
तो यहाँ पे कतारों की तादाद जो है वो 2 है और कालमों की तादाद जो है वो 1 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं जी जीरो मैट्रिक्स, या इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स, और उर्दू के अंदर इसको कहते हैं सिफरी कालब। तो ये ऐसा कालब होता है जिसके जितने भी अरकान हैं, एक रुकन है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं, चाहे वो रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, चाहे वो स्केयर है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, लेकिन तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे सिफर हों, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो सिफरी कालब यानी नल मैट्रिक्स कहलाता है। मसलन इसमें 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, जितने भी आपने एलिमेंट इसमें लिखने हैं वो सारे के सारे सिफर हों, तो ऐसा कालब जो है वो सिफरी कालब यानी नल मैट्रिक्स जो है वो कहलाता है। ये सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, छोटी छोटी सी, नेम के अंदर इनकी डेफिनेशंस है, क्योंकि आपने स्केयर को पढ़ा है, चारों साइडें इक्वल होती हैं, मीन चारों तरफ से सेम लगे। रेक्टेंगल में आपने पढ़ा है आमने सामने के इजला ही सिर्फ बराबर होते हैं, यानी कतारें जो हैं वो कालमों के इक्वल। जब आमने सामने के साइड, तो इट मीन आपको चारों साइडें नजर नहीं आएंगी, तो वो आपको इस तरह की शक्ल मिलेगी। तो सिफरी नाम के अंदर सिफर है। तो यहां से जरा थोड़ी सी टिपिकल और जरा अहम डेफिनेशन स्टार्ट होती हैं पेपर के अंदर आने के लिहाज से भी ये अहम है, और 12 मरतबा ये डेफिनेशन आती हैं, इनको जरा अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलते हैं जी हम सबसे पहले अपनी डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। इंग्लिश के अंदर डायगोनल और उर्दू के अंदर इसको कहते हैं वतरी कालब। तो वतरी कालब कौन सा कालब होता है? नंबर 1 स्टूडेंट, इसकी ये शर्त है कि ये लाजमी तौर पर मुरब्बी होना चाहिए, यानी ये स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसकी ये पहली शर्त है कि जो वतरी कालब है, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, हम कहेंगे कि ऐसा मुरब्बी कालब, यानी वतरी कालब को बयान करने से पहले हमें ये कन्फर्म कर लेना चाहिए कि ये मैट्रिक्स स्केयर है कि नहीं है। और वैसे भी जब आपने डेफिनेशन इसकी करनी है तो ये लाजमी लिखना है, बाद किताबों के अंदर ये नहीं लिखा आता। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जब शुरू करनी है तो आपने कहना है अ स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल इफ, उसके बाद आगे जो है ना इसकी बाकी कंडीशंस हैं। तो आपने कहना है ऐसा का मुरब्बी कालब वतरी कालब कहलाता है अगर, इसके बाद दूसरी क्या कंडीशन है स्टूडेंट, कि इसके जो वतर के अरकान है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वतर के अरकान में कम से कम एक रुकन, कोई एक गैर सिफर होना चाहिए। गैर सिफर मीन सिफर के अलावा, कौन से? वतरी अरकान में, यानी जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जो तिरछे एलिमेंट, जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं, इनमें कम से कम कोई एक रुकन जीरो के अलावा होना चाहिए। मतलब अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसमें 2 रुकन होंगे, तो उन दोनों में से कोई एक रुकन सिफर के अलावा हो। अगर ये 3x3 का है, जारी बात है ये स्केयर होता है पहले, अगर ये 3x3 का है तो उसमें डायगोनल में 3 रुकन होंगे, तो उन तीनों में से एटलीस्ट 1 जो मेंबर है वो अदर देन 0 होना चाहिए, 0 के अलावा। बाकी बेशक दोनों 0 हो भी जाएं। और आखिरी और तीसरी कंडीशन, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी जो गैर वतरी अरकान है, या हम ये कह देते हैं कि अदर एलिमेंट्स, जो गैर वतरी अरकान है, वो तमाम के तमाम जितने भी वो होंगे वो सारे के सारे सिफर होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन बनेगी वतरी कालब की। अब इसको जोड़ लेते हैं, ऐसा मुरब्बी कालब वतरी कालब कहलाता है अगर उसके वतर में कम से कम एक रुकन सिफर के अलावा और बाकी तमाम, यानी बाकी तमाम से मुराद जो गैर वतरी रह जाएंगे, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? सिफर। तो वो कालब कौन सा कहलाएगा? वतरी कालब। इंग्लिश के अंदर a square matrix is called diagonal matrix if its diagonal entries at least one other than 0
एंड नन डायगोनल एंट्रीज या अदर एंट्रीज विल बी इक्वल टू 0, वो तमाम की तमाम सिफर हो तो ऐसा कॉलम क्या कौन सा कहलाएगा? वत्री। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं अब स्टूडेंट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं जी इसकी एग्जांपल ए, इसको नाम दे देते हैं कॉलम को। तो यहां पे मैं लिख दूं 2 सिफर 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 सिफर, यहां सिफर, यहां भी, और यहां भी जो है वो सिफर। तो देखें ये इसके डायगोनल एलिमेंट है, ये इसके वत्री अरकान है, और ये 3 और ये 3 ये गैर वत्री है। तो वत्री अरकान में कम से कम एक रुकन गैर सिफर है जो ये है, और बाकी तमाम सिफर हैं, तो ये वत्री कहलाता है। इसके बाद चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। तो स्केलर के लिए पहली शर्त क्या है? नंबर 1, ये वत्री होना चाहिए। इसकी जब आप डेफिनेशन स्टूडेंट लिखेंगे तो आपने लिखना है ऐसा वत्री कालब। तो शर्त है कि स्केलर कालब लाजमी पहले वत्री जरूर होगा, यानी जो स्केलर मैट्रिक्स है उसको डायगोनल होना चाहिए। अगर वो डायगोनल नहीं है तो वो स्केलर भी नहीं हो सकता। तो स्केलर की पहली शर्त है कि वो ये तीनों शर्तें पूरी करता हो। देखे ना, वत्री कालब की ये 3 शर्तें हैं। तो जो स्केलर कालब है, मैंने कहा वो पहले वत्री होना चाहिए। अगर वो ये 3 शर्तें पूरी करे और प्लस नंबर 2 एक शर्त सार और पूरी कर दे, वो कौन सी? कि जो उसके वतर के अरकान है, जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो आपस में बराबर भी हों, तो वो कालब स्केलर कहलाएगा। यानी यहां मैं लिखता हूं जी सी एक मैट्रिक्स, यहां मैंने लिख दिया 2, यहां सिफर, यहां सिफर, यहां 2। तो देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन इससे पहले ये डायगोनल भी है, ये वत्री भी है। देखें, मुरब्बी होना चाहिए, मुरब्बी है। कम से कम एक रुकन गैर सिफर वत्री अरकान में होना चाहिए, है। गैर वत्री अरकान में तमाम सिफर होने चाहिए, तो वो हैं। लेकिन प्लस एक शर्त और है कि उसके वतर के अरकान आपस में इक्वल हो, तो वो कालब कौन सा होगा? वत्री। इसी तरह बाद का स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमने यहां 2 की जगह 1 1 लिख दे, क्या ये स्केलर होगा? जी हां, ये स्केलर भी है। देखिए स्टूडेंट, हमें डेफिनेशन को याद करते वक्त जब समझ के करेंगे, ध्यान रखेंगे और वर्ड पे गौर करेंगे, तो हम डेफिनेशन गलत नहीं कर सकते, ना एग्जाम्पल ना एमसीक्यूज। मैंने यहां कहा कि वत्री अरकान बराबर हो। अब एक एक आ जाए, दो दो आ जाए, के आ जाए। अच्छा, अब यहां पे एक और क्वेश्चन कि अगर यहां सिफर सिफर आ जाए, तो देखिए जब यहां सिफर सिफर आ गया तो पहली शर्त कि वो वत्री नहीं रहेगा। अब जहन में सवाल आता है ना कि सर ने हमें बताया कि यहां बराबर होने चाहिए। ठीक है, मैंने बताया ये बराबर होने चाहिए, लेकिन इससे पहले इसे ये शर्त भी पूरी करनी चाहिए कि जो मैट्रिक्स स्केलर है ना, वो पहले वत्री होना चाहिए। अगर वो वत्री ही नहीं है तो हम फिर अगली एग्जाम्पल की तरफ नहीं जा सकते, अगली कंडीशन की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली कोई भी डेफिनेशन जो होती है एक लॉजिक के तहत बनती है। तो आप अगर इसी लॉजिक को, इसी आइडियाज को ज़हन में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी, आपकी डेफिनेशन कभी भी गलत नहीं होती। तो बहरहाल स्केलर मैट्रिक्स नंबर 1 वत्री होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल के बाद फिर उसकी एक कंडीशन है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, के यहां पे आप कांस्टेंट लिख लें, के यहां भी के, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। चलते हैं जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ, जिसको उर्दू के अंदर वहदानी, जरबी जाती कालब, और इंग्लिश में भी इसके 2 नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो इसकी पहली कंडीशन क्या है स्टूडेंट? नंबर 1, ये भी वत्री होना चाहिए और स्केलर होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में, जो आइडेंटिटी मैट्रिक है, यूनिट मैट्रिक्स है, ये मस्ट स्केलर होगा ही, लेकिन एक कंडीशन है प्लस, कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो जस्ट एक के इक्वल होंगे, जस्ट 1 के इक्वल।
मीन आप यहां लिखोगे कि नंबर 1 ये डायगोनल होना चाहिए। ये कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? नंबर 1 पे डायगोनल। ये वक्री कॉलम होना चाहिए, मस्ट है। और नंबर 2 स्केलर, और इसमें बस एक बात का फर्क है, इसमें वक्री अरकान बराबर है, बराबर इसमें भी है। वक्री अरकान बराबर हो, लेकिन किसके बराबर हो? 1 के। यानी उसके वक्री अरकान में सिर्फ एक ही आ सकता है, इसके अलावा और कोई रुकन नहीं आ सकता। तो ऐसा मैट्रिक्स वहदानी ज़रबी जाती कालब कहलाता है। मसलन इसको आई से जाहिर करते हैं, याद रखिएगा हमेशा। तो यहां पे 1 0 0 1, तो इसके यहां डायगोनल में 1 के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। ये होता है यूनिट मैट्रिक्स है, और यहां आपने 1 1 नहीं लिखना है। इसके बाद मेरा ख्याल है तीनों डेफिनेशन प्रॉपरली आपको समझ आ चुकी। चलते हैं जिसके पास मनफी कालब की तरफ। इंग्लिश के अंदर नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके अंदर कोई हमें कालब दे दिया जाए, तो अगर हम उसके तमाम एलिमेंट्स की, तमाम अरकान की अलामतें तब्दील कर दें, चेंज द सिंबल्स, अलामतें तब्दील करें, तमाम अरकान की अलामतें तब्दील कर दें, तो जो हासिल होने वाला कालब है वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या है जी? डेफिनेशन है कि अगर दिए गए कालब के तमाम अरकान की अलामतें तब्दील कर दें, यानी जहां जमा है वहां माइनस कर दें, और जहां माइनस है वहां जमा कर दें, तो वो कालब मनफी कालब कहलाता है। मसलन हमें एक कालब दिया जाए ए, इसके अंदर रुकन है जी -1 और 2, तो हमने इसका मनफी कालब लेना हो तो यहां हमने ए से पहले मनफी लगाना है। तो 1 से पहले देखें माइनस है, ये जमा हो जाएगा, 2 से पहले जमा है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये कालब इसका, ये मैट्रिक्स इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है, मनफी कालब। इसके बाद ट्रांसपोज कालब। तो ट्रांसपोज इसको सिंबॉलिकली छोटे टी से जाहिर करते हैं। इसके अंदर हमने करना ये होता है कि जो कतारें होती हैं उसको आप चेंज कर दें कालमों के अंदर, या जो कालम है उसको चेंज कर दें कतारों के अंदर। एक काम करना है, आपकी मर्जी, जो नंबर ऑफ रोज है उसको नंबर ऑफ कॉलम्स बना दें तब भी ठीक है, या यानी OR और, या जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसको कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें कतारों के अंदर। दोनों काम नहीं करते, कोई एक काम करना है, दूसरा खुद ब खुद हो जाता है। नंबर ऑफ रोज को चेंज कर दें कॉलमों में, या कॉलमों को चेंज कर दें कतारों में, तो हासिल होने वाला जो नया मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज कहलाएगा। मिसाल के तौर पर यहां हम एक कालब लिखते हैं जी A 2 और 3। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज स्टूडेंट लेते वक्त हमने करना ये है, ये 2 3 कॉलम है ना, तो आप इसको कतार के अंदर लिख दें, रो में लिख दें। तो ये मैट्रिक्स इसका या ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो देखिए हमने ये कॉलम को रो में बदल दिया, या पहली कतार 2 थी, ये कॉलम बन गया, दूसरी कतार 3 थी, ये भी कॉलम बन गया। तो ऐसा कालब जिसमें कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में बदल दें, तो हासिल होने वाला कालब ट्रांसपोज कहलाएगा। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ, सिमेट्रिक कालब की तरफ। इंग्लिश भी इसकी यही, उर्दू में। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए भी शर्त है कि नंबर 1 ये मुरब्बी होता है। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये कौन सा होता है? मुरब्बी लाजमी होता है। नंबर 2, इसके बाद हम उसका ले ट्रांसपोज, यानी जो हमें कालब दिया गया है उसका हम ले ट्रांसपोज। लेट करें हमें कालब दिया गया था A, तो उसका हम ट्रांसपोज लें और दोबारा वही कालब आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो दिया गया कालब है वो सिमेट्रिक है। यानी हर कालब सिमेट्रिक नहीं होता, जस्ट वही कालब, वही मैट्रिक्स, वही कहलाएगा सिमेट्रिक जब हम उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा हमें ओरिजिनल आंसर जहां जो कालब हमने पहले लिखा था वही मिल जाए। जितने भी स्टूडेंट याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं,
जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होते हैं ये सारे के सारे सिमेट्रिक होते हैं। यानी आप किसी स्केलर कॉलम का ट्रांसपोज ले लो तो आपको दोबारा जवाब वही मिलेगा। आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, 2x2 का है, 3x3 का है, 4x4 का है, तो आपको वही जवाब मिलेगा। तो आपने जब इसकी एग्जाम्पल देनी है, आप कोई सा एक स्केलर कॉलम इसकी एग्जाम्पल में लिख सकते हो, तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक। इसके बाद चलते हैं जी स्क्यू सिमेट्री की तरफ। तो नंबर 1 सिमिलरली वो मुरब्बी होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्री की भी ये कंडीशन है। और नंबर 2 दूसरी ये शर्त है कि आप उस मैट्रिक्स का लें ट्रांसपोज जो आपको दिया गया है और वो -a के इक्वल आ जाए, यानी नेगेटिव a के, तो वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। यानी हम उस कॉलम को मनफी से जरब दें और उसी कॉलम का ट्रांसपोज लें तो दोनों का आंसर आएगा सेम। तो ऐसा कॉलम जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने जो जो जिन जिन डेफिनेशंस को यूज करना है और कुछ डेफिनेशंस आगे हमारे इस्तेमाल की आएंगी, तो उन सब को हमने देख लिया। अब आपने करना ये है कि स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये जस्ट डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए आपने पहचान करनी है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाता है, कौन सा मैट्रिक्स जो है वो क्या है। तो ये आपको कब आएगा, जब आपको इन डेफिनेशंस की पहचान है। आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 के जो पहले 3 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन एमसीक्यूज के हवाले से आ सकते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत कम आते हैं, रेयर है कि आए, लेकिन बात वही है कि हमें डेफिनेशन तो 2 नंबर की पेपर में आएगी ना, अहम है। तो इनको याद करने के बाद आपने ये तीनों क्वेश्चन कर लेने हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, जिसके अंदर नेगेटिव मैट्रिक्स जो है उसने पूछा है। पहचान हमें डेफिनेशन से मिलेगी कि हमें किसी कॉलम का नेगेटिव मैट्रिक्स कहेगा तो हमने स्टूडेंट क्या करना है, जो हमें कॉलम दिया जाएगा उसके जितने भी अरकान है उनकी आपने अलामत तब्दील कर देनी है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का। ऊपर उसने कहा है कि दिए गए कॉलमों का ट्रांसपोज मालूम करें। तो जैसा कि हमें पता है, हमने पढ़ लिया है कि हमने जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं उसको आपने नंबर ऑफ कॉलम में तब्दील करेंगे, या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में तब्दील कर देंगे, तो आपका वो जो ट्रांसपोज निकल आएगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको कॉलम दिया जाएगा और वो कहेगा कि इस कॉलम के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी किसी कॉलम का 2 मरतबा ट्रांसपोज ले लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने कुछ 2 से 3 पार्ट लिखे हैं। तो क्वेश्चन की हेडिंग है कि आप दिए गए कॉलम का मनफी कॉलम मालूम करें, फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमें ये कॉलम दिया गया है, तो हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट के जब हमने किसी कॉलम का नेगेटिव मैट्रिक्स यानी मनफी कॉलम मालूम करना है, तो उस मैट्रिक्स से पहले माइनस की अलामत लगा दी। इसका मतलब कि हम कॉलम ए का मैट्रिक्स ए का मनफी कॉलम मालूम कर रहे हैं। अब अंदर क्या डेफिनेशन कहती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी अलामत तब्दील कर दे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जीरो न्यूट्रल है तो इसके साथ जमा नफी कोई भी अलामत नहीं लगाते। ये माइनस का 1 है तो ये जमा का हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया कि हमने दिए गए कॉलम का नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है बी है, तो उसी तरह आपने इसका नेगेटिव बी मालूम करना है। तो माइनस बी हम क्या करेंगे, अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की अलामतें तब्दील कर दें। जो जमा वाले हैं उनको माइनस कर दें और जो माइनस वाले हैं उनको जमा में तब्दील कर दिया। इसके बाद डी पार्ट है, तो उसी तरह हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। तो माइनस डी 3 नफी का है, जमा का हो गया, ये माइनस का, ये जमा का, और ये किसका हो गया, माइनस का। तो इस तरह जितने भी अंदर अरकान होते हैं उन सब की अलामतें तब्दील कर देने से हासिल होने वाला कॉलम मनफी कॉलम कहलाता है।
इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। कहता है दिए गए कालमों का ट्रांसपोज मालूम करें। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, जो कतारों की तादाद है, उसको कालमों में तब्दील कर दें या कालमों को कतारों के अंदर। तो इसकी अलामत जो है उसी तरह ए का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो क्या है जी अलामत, सिंबल इसकी, इसके ऊपर छोटा सा टी डाल दें। टी डालने के बाद अब हमें क्या करना है, ये इसका एक कॉलम है तो इसको हम कतार के अंदर तब्दील कर दें, 0 1 और -2। तो देखें ये था कालमी कालब, अब ये बन गया कतारी कालब। इसमें 3 कतारें थी, अब इसमें 3 कालम बन गए। इसमें एक कालम था, इसमें एक कतार बन गई, यानी कतारें कालम बन गई और जो कालम थे वो कतारें बन गई। इसके बाद बी देख लें, इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसी तरह इसके ऊपर आप छोटा सा टी डालें जो जाहिर करेगा कि आप ट्रांसपोज ले रहे हैं 5 1 और -6। तो हमने इस कतार को किस में बदल दिया, कालम के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट सी है जी इसका, तो उसी तरह इसके अंदर ऊपर भी छोटा सा टी डाल दें, जाहिर करेगा कि इसका ट्रांसपोज लेना है 1 और 2। ये पहली कतार है, इसको पहले कॉलम में लिख दिया, 2 -1 ये दूसरी कतार है, इसको दूसरे कॉलम में लिख दिया, 3 0 ये तीसरी कतार है तो इसको तीसरे कॉलम में लिख दिया। तो इस तरह हमने कॉलम का ट्रांसपोज ले लिया। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 अहम शार्ट क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट है तो मैं यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है वो आपको करके दिखा देता हूँ। पहला पार्ट जो है वो खुद कर लीजिएगा। उसने एक कॉलम दिया हमें बी का 1 1 2 0, कहता है कि अगर बी मैट्रिक्स इसके इक्वल हो तो फिर आप साबित करें कि इस बी कॉलम का पहले ट्रांसपोज ले और फिर ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल कॉलम के इक्वल आना चाहिए। तो अहम शार्ट क्वेश्चन है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख ली, हमने साबित करना है कि अगर इस कॉलम का 2 मरतबा ट्रांसपोज ले ले तो वही आंसर आ जाएगा। क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड, बी के ऊपर टी है, अंदर ब्रैकेट में ट्रांसपोज, फिर ब्रैकेट है और इसके ऊपर टी की अलामत है। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह पहले लगाएंगे ब्रैकेट, अब आगे बी, तो बी का मतलब हम इसका कॉलम लिखेंगे 1 1 2 0, बस नकल लगा के लिखते जाए। देखिए पहले ब्रैकेट शुरू हो रही थी, ब्रैकेट लगाई, अगर बी की रकम थी वो लिख दी, इसके ऊपर टी है तो यहाँ टी लिख दें कॉलम के ऊपर, फिर ब्रैकेट बंद है और बाहर फिर टी है तो यहाँ टी लिख दें। देखें जस्ट क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको LHS लिखा, जो LHS की रकम है वो लिखी, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाई, बी का कॉलम लिखा, ये टी था टी लिखा, ब्रैकेट बंद की और टी फिर लिख दिया। अब अंदर वाली रकम का ट्रांसपोज ले लें। हमें पता है कैसे लिया जाता है ट्रांसपोज जी, क्या करते हैं, जो इसकी कतार है 1 1 उसको कॉलम में बदल दें, 2 0 इसकी कतार है इसको भी कॉलम में बदल दें। तो हमने क्या किया जी, अंदर वाली रकम का ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज यहाँ अंदर से खत्म हो गया, अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर रहता है, अब इस ट्रांसपोज को अंदर ले आए 1 1 2 0, यानी इस ब्रैकेट के बाहर वाले ट्रांसपोज को अब यहाँ पे हम ले आए। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे उसी तरह 1 2 कतार है इसको कॉलम में बदल दें, 1 0 कतार है इसको कॉलम में, ये आ गया इक्वल। तो देखें 1 1 1 1 2 0 2 0, तो ये किसके इक्वल है, बी के। तो हम शुरू हुए थे लेफ्ट हैंड साइड से और हमारे पास जवाब क्या आ गया, राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिख दे RHS। तो साबित हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.2 होती है खत्म है। मुझे दीजिएगा अब इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।